डायलिटेशंस ऑफ द सब अरेक्नॉइड स्पेस। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। सो यहां से कम्स आउट थ्रू फोरामेन ऑफ मिश्का एंड लुजिंडाई एंड रीचेस दिस। अब यहां से बात करेंगे हम पूरे सराउंडिंग द पायामीटर के बाहर तरफ सराउंडिंग में नर्वस टिश्यू के यू हैव सर्टेन डायलिटेशंस। ठीक, उस पर ध्यान देते हैं। तो लार्जेस्ट तो ये हो गई सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टम, और ऊपर जब ये चलेगा तो ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है। टेंटोरियम सेरिबेलाई के नीचे इंफ्राटेंटोरल कंपार्टमेंट में, और ये है डायंसेफ्लॉन, दिस एरिया इज द डायंसेफ्लॉन, जिसके रूफ में यू कैन सी इज पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक वेन निकलती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। वो किससे जुड़ जाती है? स्ट्रेट साइनस से। तुम्हें पता है टेंटोरियम सेरिबेलाई के ऊपर मिडवे इन द मीडियन प्लेन इट इज दिस स्ट्रेट साइनस, और वो किससे बनता है? फॉक्स सेरिबेलाई का पोस्टीरियर एंड। तो ग्रेट सेरेब्रल वेन इससे जुड़ जाती है, लेकिन उसके नीचे जो स्पेस है वो डायलेटेड स्पेस है सब अरेक्नॉइड्स का, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ना एम्बियंस। याद रखना, दिस इज सिस्टर्ना एम्बियंस। ठीक, दिस इज कॉल्ड द सिस्टर्न ऑफ ग्रेट सेरेब्रल वेन। ठीक, अच्छा एक और चीज साथ साथ करते रहते हैं, वो ये है कि इसमें क्या क्या होता है। लोग ये भी पूछा जाता है कि भाई CSF becomes dilated at certain subarachnoid space, becomes dilated at certain places, तो वो डायलिटेशन क्यों है और वहां पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं? तो सिस्टर्नम मैग्ना यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी मिलेगी। रिमेंबर यहाँ पे फोरामेन मैग्नम ऑफ स्कल का है, तो यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी इंटर करती, तो इसमें वर्टिब्रल आर्टरी को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यहीं पे उसका ओरिजिन मिलेगा। ठीक है, वो दो वेसल्स यहाँ पे मिलेंगी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, प्लस यहाँ से जो है आगे मेडुला से ही निकल रही थी। कौन कौन सी नर्व है? 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो भी यहीं पे निकलती हैं, और साथ साथ कोरॉइड प्लेक्सस भी होता है फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ में ही। ठीक है, तो ये सारी चीज को एक कुशन प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टम यहाँ पे काफी डायलेटेड है। तो कल कोई पूछा जाए व्हाट आर द कंटेंट्स व्हाट यू विल फाइंड इन द सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टम, तो ये याद रखना है 2 आर्टरी हैं, बाकी लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स हैं, रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का कोरॉइड प्लेक्सस। अब बात करेंगे कि सिस्टर्ना एम्बियंस में क्या मिलेगा। ये जो है ना ग्रेट सेरेब्रल वेन जब यहाँ खुलेगी तो ये जो डायलिटेशन है यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन और पीनियल ग्लैंड। इन दो चीज के, देखो पीनियल ग्लैंड ये है, ठीक है, और उसके ऊपर ये है ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन। ये दोनों चीजों को यहाँ पे प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो किससे? सिस्टर्ना एम्बियंस। ठीक, अब देखते हैं आगे की तरफ जब ये चलेंगे वेंट्रल साइड में, तो वेंट्रल साइड में ये है पोंटाइन फ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। तो बिटवीन द पॉन्स एंड मेडुला एक पोंटोमेडुलरी जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे पता है 4 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, कौन कौन सी? 6th, 7th एंड 8th एंड नर्वस इंटरमीडियस। तो ये 4 नर्व्स निकलती हैं यहाँ पे पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे। ठीक, उसी के नीचे डायलिटेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ना पोंटिस। ठीक, तो और ब्लड सर्कुलेशन भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सब अरेक्नॉइड स्पेस में बेसिलर आर्टरी होती है। ठीक है, बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस, और बेसिलर आर्टरी one of the contents you'll find in the cisterna pontis is basilar artery plus anterior inferior cerebral artery। देखो यहाँ पे याद रखना है दोनों तकरीबन नियरली सेम लेवल पे हैं, तो इसमें मिलेगी posterior inferior cerebellar artery, cisterna pontis में मिलेगा anterior inferior cerebellar artery। ठीक, साथ साथ superior cerebellar artery भी मिलेगी यहाँ पे। ठीक, और कौन सी? 6th यानी एब्डुसेंट नर्व। एक्चुअली फेशियल नर्व लिख सकते हो, नो डाउट। फेशियल नर्व जब मैं बताया 8th क्रेनियल नर्व भी यहीं पे निकलती है, बट वो लेटरली घूम के चले जाते हैं। ये वहीं पे रहने वाली नर्व कौन सी है? 6th नर्व। ठीक है, याद करना चाहो तो चारों लिख दोगे, दैट विल नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, तो बेसिलर आर्टरी हो गई, और 2 और ये हैं सेरिबेलर वाली, एक एंटीरियर इंफीरियर, एक सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंड द 6th क्रेनियल नर्व यू विल फाइंड इन सिस्टर्ना पोंटिस। अब पॉन्स को बेथ करते हुए ऊपर चले जाएंगे तो ये मिलेगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन 2 सेंटीमीटर साइज का होता है, और ये सब किसके ऊपर रखा हुआ है? क्लाइवस के ऊपर। ठीक है, ब्रेन के अंदर अगर देखेंगे तो ये जो टिल्टिंग स्लोप थी क्लाइवस पे, ये सब रखा हुआ है इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट में। और ये भी बताया था मिड ब्रेन का लोअर पोर्शन इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट, ये हाइंड ब्रेन है पूरा, और हाफ ऑफ इट रीचेस इज इन दिस। तो मिड ब्रेन 2 सेंटीमीटर का है ये। इसके मिड ब्रेन में द वेंट्रल एस्पेक्ट में ये वाला जो पोर्शन है, देखो मिड ब्रेन की कैविटी क्या है? ये एक्विडक्ट है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो ये पीछे की तरफ ये दो बल्जिंग्स हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस हैं। आगे की तरफ ये है, ये क्रस सेरिब्राई कहते हैं, सेरेब्रल पेडंकल्स, क्योंकि मैंने बताया था मिड ब्रेन से ही दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं। तो इस वजह से बिकॉज द 2 सेरेब्रल पेडंकल्स आर एंटीरियरली प्लेस्ड, द स्पेस, और ये वी शेपेड होता है, एक और बताएंगे, वी शेपेड होता है, यानी कि दोनों तरफ पेडंकल दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के लिए डाइवर्ज कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ स्पेस क्रिएटेड, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। अब याद रहेगा इसको पेडेंकुलर क्यों कहते हैं। मिड ब्रेन के वेंट्रल एस्पेक्ट में दिस नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड
सेरेब्रल पेडंकल। सो इट्स डाइवर्जेंट रूट, यानी दो सेरेब्रल पेडंकल दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट डाइवर्ज कर रहे हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुड़ने के लिए। तो बीच में जो भी स्पेस बनी ना, तो वो जो स्पेस बनी उसको कहते हैं इंटरपेडेंकुलर सिस्टर्न। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे कौन सा, सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस यानी सारी जो आर्टरीज हैं, जैसे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सब का मिला के एक सर्कल बनता है, सर्कल ऑफ विलिस। उसकी लोकेशन क्या है यही समझ लो अच्छे से, वो इंटरपेडेंकुलर सिस्टम में मिलेगा। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे डायलिटेशन है सबअरेक्नॉइड स्पेस का, दिस इज कॉल्ड इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। क्या क्या मिलेगा, ऑप्टिक काइज़मा मिलेगा, ठीक है, ये दिख रहा है, ये ऑप्टिक काइज़मा मिल रहा है यहाँ पे। बाइफिकेशन ऑफ बेसिलर आर्टरी, यहाँ पे बेसिलर आर्टरी टर्मिनली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, तो बाइफिकेशन ऑफ बेसिलर आर्टरी मिलेगा। पेडंकुलर सेगमेंट्स, यानी कि जैसे कोई आर्टरी निकल रही है, तो ये चूंकि पेडंकल्स है ना, ये सेरेब्रल पेडंकल्स, वो वाला पोर्शन किसका मिलेगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी का, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का। ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ही सर्कल बनाती है, यानी कि कुछ ब्रांचेस इसमें, बेसिलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, और मिडिल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड। तो सबको जोड़ के रखने के लिए यू हैव टू एडिशनल, यानी कि पेयर्ड होती हैं ये, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज आर पेयर्ड, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज अनपेयर्ड, यानी ये तीन आर्टरीज, दो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, मिला के एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ मिलेगा सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग मिलेगी, प्लस परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब ये परफोरेटिंग ब्रांचेस का मतलब क्या है, देखो मैंने तो बताया था सेरेब्रल आर्टरीज की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बताई थी, एक जो ग्रे मैटर को परफोरेट करेगी, परफ्यूज करेगी, वो थी कॉर्टिकल ब्रांचेस। फिर बताया था कुछ ब्रांचेस डीप अंदर जाएंगी जो कि एंड आर्टरीज होंगी, और वो व्हाइट मैटर को सप्लाई करेंगी, उनकी कोलैटरल्स नहीं होते इसलिए उनका डैमेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो हो गई सेंट्रल ब्रांचेस। लेकिन कुछ ब्रांचेस हैं जो परफोरेट करके, यानी ब्रेन सब्सटेंस के, और वो अंदर जाएंगी, और वो कहां पहुंचेंगी, याद करो, वेंट्रिकुलर सिस्टम में पहुंचेंगी, एपेंडाइमा के नजदीक पहुंच जाएंगी और कोरोइड प्लेक्सस बना लेंगी। उन ब्रांचेस को कहते हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस। ठीक है, तो तीन तरह की ब्रांचेस याद रख लेना सेरेब्रल आर्टरी की, कॉर्टिकल ब्रांचेस, सेंट्रल ब्रांचेस, ये लेयर बाय लेयर है, ऊपर से कितने अंदर आ रही हैं। मान लो ब्रेन सब्सटेंस के ऊपर सबअरेक्नॉइड्स के स्पेस में पायामेटर के ऊपर रखी होती हैं ये ब्लड वेसल्स, तो जो छोटी ब्रांचेस हैं सबसे ज्यादा वो है कॉर्टिकल ब्रांचेस, वो ऊपर ऊपर कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी। कुछ और अंदर जाएंगी व्हाइट मैटर के लिए, वो हो गई सेंट्रल ब्रांचेस। फिर कुछ और अंदर जाएंगी जो व्हाइट मैटर के बिल्कुल इनसाइड पहुंच जाएंगी, जहां पे वेंट्रिकुलर कैविटी है, यानी एपेंडाइमा को एलिवेट कर देंगी और कोराइड प्लेक्सस बना लेंगे, तो उनको कहते हैं परफोरेटिंग आर्टरीज। तो परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और बेसिलर वेन ऑफ रोजेंथल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगी याद रखना इंटरपेडेंकुलर सिस्टम में, क्योंकि दो नेम्ड वेन्स हैं, एक ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन है, दूसरी है बेसल वेन ऑफ रोजेंथल। ये बेसल वेन ऑफ रोजेंथल दोनों मिलके ही बनाती हैं क्या, और मिडिल सेरेब्रल वेन भी इसमें जुड़ती है, और फिर वो मिलके बनाते हैं ग्रेट सेरेब्रल वेन। तो बेसल वेन ऑफ रोजेंथल इज आल्सो अ कंटेंट ऑफ इंटरपेडेंकुलर सिस्टम। एंड याद रखो मिड ब्रेन से दो क्रेनियल नर्व निकलती हैं, वन इज थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व मीडियली निकलती है, लेटरली निकलती है, क्योंकि वो पेडंकल्स के लेटरल निकलती है इसलिए उसको कंटेंट नहीं माना है इन्होंने, थर्ड को माना है। थर्ड सेरेब्रल पेडंकल्स के मीडियल आती है, तो क्रेनियल नर्व थर्ड मिलेगी बिटवीन। अच्छा एक बात और, जब ये निकलती है यहाँ पे देखो, अभी आगे जैसे जाते जाओगे डायग्राम्स और मिलेंगे, तो सेरेब्रल पेडंकल्स को क्रॉस करने वाली जो वेसल्स हैं उसमें क्या है कि सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे दोनों सेरेब्रल आर्टरीज क्रॉस करेंगी, उन दोनों आर्टरीज के बीच में निकलती है थर्ड क्रेनियल नर्व। ये अपने आप में एक एमसीक्यू पूछा गया हुआ है, व्हिच क्रेनियल नर्व इमर्जेस बिटवीन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी इज थर्ड क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो ये दोनों आर्टरीज मिलेंगी। अगर तुमने ये सब झमेला, इतनी सारी चीजें याद ना रहे, तुम सर्किल ऑफ विलिस वर्ड रखो याद, और सर्किल विलिस में सारी आर्टरीज जुड़ती हैं, तो ये सब तुम्हें ऑप्शंस यहाँ याद हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ये दो इंफीरियर वाली याद रखना, वो आगे पीछे हैं, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर पॉन्टिस में, और मैग्ना में कौन सी है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। बाकी सुपीरियर सेरिबेलर इसमें याद रखो, और साथ साथ इसमें पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक, ये सब हो गए। अब इसके बाद ये सब यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ ड्रेन होगा, और नीचे आते हैं सेंट्रल कैनाल जो स्पाइनल कॉर्ड में आता है। जैसे मैंने बताया, द लोअर पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस एंड इट टर्मिनेट्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1। तो वहां पे भी डायलिटेशन होता है सेंट्रल कैनाल का, जिसको हम टर्मिनल वेंट्रिकल कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, देयर आर 6 वेंट्रिकल्स, तो वन ऑफ द वेंट्रिकल इज टर्मिनल वेंट्रिकल लाइंग इन द कोनस मेडुलरिस। प्लस CSF जो ये चल रहा था सब अरेक्नॉइड स्पेस में, ये L1 पे खत्म हो गया स्पाइनल कॉर्ड और पाया मैटर, बट पाया मैटर कंटिन्यू करेगा कॉस 6 तक,
It reaches down till the coccyx in the form of phylum terminale. One of the modifications of phylum pyometer is phylum terminale और ligamentum denticulatum भी बता चुका हूं तुमको। अच्छा, अब ये देखो जो डूरा एंड एरेक्नॉइड है, डूरा एंड एरेक्नॉइड बताया था मैंने, इनका प्रोलॉन्गेशन नीचे जाता है वर्टिब्रल कैनाल में, कहां तक? S2, वेरी गुड उदयजान, लोअर बॉर्डर ऑफ S2 तक जाएगा। यानी L1 के लोअर बॉर्डर से S2 के लोअर बॉर्डर तक आपको सिर्फ CSF दिखा मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा। लेकिन ये मत भूलना कि ये स्पाइनल कॉर्ड की सारी इमर्जिंग जो ब्रांचेस हैं, L1 से लेकर के coccyx तक, यानी कि चारों लंबर, पांचों सेक्रल और फर्स्ट कॉक्सिजियल नर्व, ये सारी नर्व्स इसमें मिलेंगी और सबको मिला के क्या कहते हैं? कॉर्डा इक्वाना। तो कॉर्डा इक्वाना भी मिलेगा इसके अंदर, ठीक। तो लंबर पंक्चर इसलिए यहाँ बेटर रहता है क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ठीक। L3 L4 में करते हैं बीच में। अब हाँ, अब इसके बाद देखते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया। अच्छा, एक और चीज है, CSF टैपिंग के लिए तो हमें वही करना पड़ेगा कि यहां से CSF टैप करेंगे L3 L4 से, ठीक। प्लस स्पाइनल एनेस्थीसिया भी यहीं से लगाते हैं L3 L4 में। एनाल्जेसिया के लिए एक और चीज है, एनाल्जेसिया अगर जैसे होता है, एक रिमेंबर शियाटिका बताया गया, तुम लोग को पढ़ाया गया था लोअर लिम्ब में, शार्प बर्निंग पेन होता है along the distribution of the sciatic nerve, और sciatic nerve से बनती है टीबियल नर्व, उसी में होती है, उसमें कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। टीबियल नर्व क्या करती है? पूरा बैक ऑफ थाई कवर कर लेती है और बैक ऑफ लेग कवर कर लेती है। और कॉमन पेरोनियल क्या कवर करती है? लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, सुपरफिशियल ब्रांच, और फ्रंट ऑफ लेग डीप ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। डॉर्सम ऑफ फुट में भी डीप पेरोनियल नर्व होती है, ठीक। और टीबियल नर्व ही नीचे जाकर के सोल में बना लेती है मीडियन एंड लेटरल प्लांटर नर्व, तो वो भी टीबियल नर्व का पार्ट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ऐसे सोचो, फ्रंट ऑफ थाई फीमोरल नर्व का है और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई किसका है? ऑब्टुरेटर नर्व का है, ठीक। बाकी पूरा लोअर लिम्ब शियाटिक नर्व का कवर्ड है। तो इसमें बहुत सीवियर पेन, एगोनाइजिंग पेन होता है बंदे के लिए, तो उस कंडीशन में हमें स्पाइनल एनाल्जेसिया देना पड़ सकता है, और एनाल्जेसिक खाने से नहीं दर्द खत्म होगा। तो जितने ये इबुप्रोफेन है, एनासिड्स हैं, वो खाने से नहीं फर्क पड़ेगा, उसमें इंटरमस्कुलर इंजेक्शन से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें हम डायरेक्ट जाके नर्व रूट्स को, अब शियाटिक नर्व के नर्व रूट्स तो सबको पता ही होने चाहिए, यानी कि टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों के रूट्स मिलके ही बनती है शियाटिक नर्व। तो L4 से स्टार्ट होती है, L4 L5 S1 S2 S3, वेंट्रल डिवीजन इज टिबियल नर्व, और L4 L5 S1 S2 उसमें एक कम होता है, डॉर्सल डिवीजन इज कॉमन पेरोनियल नर्व। तो इस लेवल पे जो नर्व्स निकल रही हैं वहीं पे बेथ कर देना है, हमें एनाल्जेसिया दे देना है। तो याद रखना, ये जो हम एनाल्जेसिया देते हैं ये हम एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं। एपिड्यूरल का मतलब हमें जो नीडल पास करनी है वो मेनिंजेस को पियर्स ही नहीं करनी है, तो ही तो एपिड्यूरल स्पेस में रहेंगे ना। द स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रल कैनाल एंड द डूरा इज एपिड्यूरल स्पेस। हाँ, तो एपिड्यूरल स्पेस जो है ये कहां पे देंगे? ये देंगे सेक्रल हाइटस में। तुमको सेक्रम पढ़ा दिया गया है, सेक्रम के डॉर्सल एस्पेक्ट में इफ यू सी कि 4 स्पाइन्स हैं, अब 4 सेक्रल वर्टिब्रे की स्पाइन्स होती हैं, 5th सेक्रल वर्टिब्रे की जो स्पाइन होती है वो बाइफिडेड होती है, बीच में एक ओपनिंग होती है, जैसे कहते हैं टर्मिनल हाइटस या सेक्रल हाइटस, यानी कि बंदे को वही लेफ्ट लेटल पोजीशन पे लिटा करके काउच पे, एंड उसके नेटल क्लेफ्ट, नेटल क्लेफ्ट द फोल्ड इन बिटवीन द टू ग्लूटियस मैक्सिमस, तो उस नेटल क्लेफ्ट में इफ यू कीप पाल्पेटिंग द टिप ऑफ द स्पाइन, द लास्ट पॉइंट आएंगे और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्पाइन। वो चूंकि वहां पे तो S2 पे भाई डूरल एरेक्नॉइड एंड डूरा दोनों खत्म हो चुकी है ना S2 पे, यानी S2 के नीचे अगर हम, क्योंकि S2 के नीचे हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो सेक्रम के अंदर, तो लास्ट ओपनिंग कहां होती है? सेक्रल हाइटस में। सेक्रल हाइटस में अगर हम एनाल्जेसिया देंगे तो फिर वो डूरा को पियर्स करने का कोई चांस नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि S2 पे डूरा खत्म हो चुका है, सेक्रल हाइटस S5 के लेवल पे होता है, तो इस वजह से, ठीक है, वो वोरॉन भी दे सकते हैं, वो डायरेक्ट जाकर के आपको रिलीफ दे देता है, ठीक। उसके अलावा मेनिंजाइटिस के फीचर्स भी थोड़े से पॉइंट कर लें, क्योंकि मेनिंजेस की इतनी बातें हुई। जो मेनिंजाइटिस है उसका क्लिनिकल फीचर ये है कि किसी बंदे को फीवर तो होता है बहुत कंडीशंस में, तो फीवर के साथ साथ उसकी गर्दन अकड़ जाएगी, और गर्दन अकड़ जाएगी का मतलब कैसे पता चलेगा? कि उसके गर्दन के पीछे हाथ लगा करके उससे कहेंगे अपनी चिन को अपने सीने से टच करें। तो जब वो बंदा अपने चिन को जो है चेस्ट से टच करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, और इनफैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसमें गर्दन में दर्द होगा, एंड दैट इज कॉल्ड नेक रिजिडिटी। दैट इज अ क्लासिकल साइन ऑफ, हॉलमार्क साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। याद रखना, मेनिंजाइटिस का नाम जहां आए, नेक रिजिडिटी, इसी से कंफर्म कर लेंगे बेड साइड पेशेंट को देख करके, प्लस उसकी CSF फाइंडिंग्स। फिर उसके बाद तो डायग्नोस्टिक में चला जाएगा, फिर उसकी CSF टैपिंग करा के रिपोर्टिंग मंगा लो उसकी, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री से भी मिल जाएगी इसकी CSF फाइंडिंग्स की रिपोर्ट, या पैथोलॉजी से भी मिल जाएगी। अब बात हो रही है पैथोलॉजी से रिलेटेड, अब ये है कि सिंथेसाइज
सिंथेसाइजिंग और ड्रेनेज एपरेटस पढ़ लिया, कोरोइड प्लेक्सस से बन रहा है, एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन से ड्रेन हो रहा है। कल को ऐसा हो सकता है कि ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हो गया, नेक रोटेशन से रिलेटेड नहीं है, नेक रिजिडिटी इज, रिमेंबर इट्स फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक में दिक्कत है, पीछे क्या होता है, लिगामेंटम नूके होता है ना, और पीछे की तरफ ये इलास्टिसिटी उसकी होती है जिसकी वजह से फॉरवर्ड बेंडिंग इजीली करते रहते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होती और बेंड करेगा तो खिंचाव पड़ेगा मेनिंजेस में, देयर इज सीवियर पेन, तो नेक रिजिडिटी हो जाती है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अब इसमें पैथोलॉजीज क्या हो सकती हैं। फॉर्मेशन एक सिंथेसाइजिंग एपरेटस, एक ड्रेनेज एपरेटस। टोटल मेंटेनेंस कितना रहता है, 150 ml रहता है। अगर ये बनना ज्यादा तेज हो जाए, नॉर्मली ये जो ये बन रहा है 200 ml, यानी एक चाय का जो कप होता है, हर चीज को रिलेटिव टर्म्स में याद रखोगे तो चीजें याद रहती हैं। एक चाय का कप अराउंड कितना होता है, 200 या 250 ml होता है, तो उतना पर आवर, हर घंटे में सीएसएफ बन रहा है, ठीक है। तो याद रहेगा तुम्हें कि एक चाय का कप सीएसएफ हर घंटे बन जाता है। और ये भी पूछा गया है कि एक दिन में कितना बनता है, तो दिन भर में 5 लीटर्स बन जाता है, ठीक है, अराउंड 5 लीटर्स सीएसएफ बन जाता है एक दिन में। और नॉर्मल एट एन इवेंट बॉडी में कभी किसी भी टाइम अगर देखा जाए तो 150 नॉर्मल जो है अमाउंट ऑफ सीएसएफ 150 ml है। अब बात ये हो रही कि अगर सिंथेसिस बढ़ जाए, मे बी कि किसी के कोरॉइड प्लेक्सस हाइपर एक्टिव हो जाएं और सिंथेसाइजिंग एपरेटस बढ़ गया जिसकी वजह से सिंथेसिस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ इज बीइंग एग्रीवेटेड, तो अब क्या होगा, ड्रेनेज का रेट तो नॉर्मल जो चल रहा है वही है, तो जब सिंथेसिस बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, सीएसएफ की जो सिस्टर्न्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, एंड साथ साथ और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टम भी डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं हाइड्रोकेफेलस, यानी कि ब्रेन नर्वस टिश्यू फूलने लगेगा, डायलेट हो जाएगा, है ना। अगर इन्फेंसी में कुछ ज्यादातर ये सब चीजें कंजेनाइटल होती हैं, तो जब कंजेनाइटल होती हैं तो क्रेनियम की जो बोन्स हैं क्रेनियल वॉल्ट की वो बहुत थिन होती हैं, तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो फिर सर भी बड़ा हो जाता है। कुछ इन्फेंट्स होते हैं जिनका सर काफी बड़ा सा फील होता है, देखने में दिखता है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, खासतौर से ये जो इन्फेंसी होती है, न्यूनेटल लाइफ होती है, उस टाइम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और उस टाइम मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन भी कॉमन हो जाता है इस फेज में। दूसरी चीज ये है कि एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हो गया, ठीक है। मान लो प्रोडक्शन नॉर्मल है सीएसएफ का, बट एरिकनॉइड विलाई एंड ग्रैनुलेशंस में ये उसमें जुड़ते हैं जाके डुलर वेनस साइनसेस पे, यहाँ कोई फाइब्रोसिस हो गई, थ्रोम्बोसिस हो गई, जिसकी वजह से ये ग्रैनुलेशंस जो हैं ये ब्लॉक हो गए, तो अब ड्रेनेज रुक गया, सिंथेसाइजिंग नॉर्मल थी बट ड्रेनेज रुक गया तो भी सीएसएफ बढ़ जाएगा। बट इस कंडीशन में दोनों में फर्क है, इसको कहते हैं हाइड्रोकेफेलस इंटरनस, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टम में तो अंदर से डायलिटेशन आएगा, पहले वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाएंगे, हाइड्रोकेफेलस इंटरनस। और अगर ड्रेनेज एपरेटस ब्लॉक हो गया तो फिर क्या है, ये बाहर की तरफ सीएसएफ ज्यादा भरेगा सब अरेक्नॉइड स्पेस में। उस कंडीशन में क्या होगा, जो सल्काई हैं, द सल्काई इन द ग्रे मैटर, वो सल्काई डायलेट हो जाएंगे, क्योंकि सीएसएफ विल ट्राई टू गो इनटू द सल्काई, ये जो पाया मैटर अंदर जाती हैं इसके अंदर सीएसएफ पहुंचने लगेगा, ठीक। हाँ, और भी सिस्टम्स हैं, डोंट फॉरगेट, अभी किताब पढ़ोगे तो हमने जो मेजर सिस्टम्स बताए हैं यहाँ पे, सिस्टम ऑफ लेटल सल्कस जो होता है बिकॉज़ ऑफ द लेसर विंग स्फेनॉइड की वजह से होता है, उसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है बस। तो पूछा जा सकता है कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज फाउंड इन विच सेरेब्रल सिस्टम, तो इट इज फाउंड इन, एक्चुअली उसका नाम इसी से, ये सिस्टम ऑफ लेटल सल्कस, ठीक। तो अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो फिर एक चीज हो जाती है पेपिलिडीमा। अच्छा, एक बात और बताएं, ये जो शीथ्स थी मेनिंजेस जो हैं, दे कवर द क्रेनियल नर्व विद इन द इंट्राक्रेनियल कोर्स, जितना होता है उसका, लेकिन याद रखना जो सेंसरी हैं, प्योर सेंसरी नर्व्स आर फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ, ये तीनों जो प्योर सेंसरी नर्व्स हैं, इसके अराउंड सीएसएफ की कवरिंग काफी देर तक रहती है, क्योंकि ये क्रेनियम से ज्यादा बाहर तो एग्जिट कर ही नहीं रहे ना तो जब ऑप्टिक नर्व ऑर्बिट तक जाती है, और ओल्फैक्टरी रूट ऑफ नोज तक आती है, और वेस्टिबुलोकॉक्लियर कहां जाती है, ये जाती है इंटरनल ईयर तक की। जैसे मैंने बताया कि जो क्रेनियल नर्व्स क्रेनियम से एग्जिट करेंगी, बाहर निकलेंगी, उसके बाद उनका जो मेनिंजेस वो सब जुड़ जाएगी पेरियोस्टियम से और एपिन्यूरल लिम्फेटिक से, लेकिन यहाँ तो मसला ही नहीं है, ये तीनों तो क्रेनियम में ही रहती है, तो इसलिए याद रखना पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स में ड्रेनेज होगा, लेकिन जो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक शीथ होती है वो पेरीन्यूरल लिम्फेटिक से ज्वाइन करती है, लेकिन ये जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ है प्योर सेंसरी, जो कि ये इंट्राक्रेनियल ही रहती है, इनकी नर्व्स के अराउंड सीएसएफ बढ़ जाएगा। अब ये चीज लिम्बे बता रहे हैं, ये क्लिनिकल साइन है इसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर का, वो ये है कि बच्चों में तो साइज वाइज बढ़ जाएगा स्कल का, लेकिन एडल्ट्स में क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व के अराउंड जो शीथ है, पेरीन्यूरल शीथ, उसमें सीएसएफ बढ़ेगा तो ये आईबॉल तक पहुंच जाएगा, और आईबॉल में जो पीछे की तरफ द रेटिना का जो बेस होता है वहां पे देयर विल बी बलूनिंग, और यू कैन से कि बल्जिंग ऑफ रेटिना एक्चुअली, और इडीमा ऑफ द रेटिना जो है वो दिखाई पड़ेगा। अगर हम उसको रेटिनोस्कोप से देखेंगे तो यू विल फाइंड देयर इज
एडिमा, उसको कहते हैं पेपिलिडीमा। तो पेपिलिडीमा इज अ साइन ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक, पेरीवैस्कुलर स्पेस जो है सीएसएफ कम्स इन कांटेक्ट विद नर्वस टिश्यू, नॉट द ब्लड सेल्स। ठीक है, तो सीएसएफ कम्स इन कांटेक्ट विद द नर्व टिश्यू, नॉट द ब्लड सेल्स। ब्लड या प्लाज्मा नहीं टच होता है न्यूरॉन से। अच्छा, एक चीज और याद आ गई, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी था। व्हिच क्रेनियल नर्व इज मोस्ट अफेक्टेड इन केस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो उस बंदे की कौन सी क्रेनियल नर्व पे तनाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगी? नो, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के तो नर्व पे थोड़ी ना फर्क पड़ रहा था। ऑप्टिक नर्व के अराउंड जो पेरी न्यूरल शीथ थी उसमें सीएसएफ बढ़ता है, तो आईबॉल के अंदर सीएसएफ रेटिना को पुश करता है, तो दैट्स कॉल्ड पेपिलिडीमा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नर्व पे नहीं फर्क पड़ रहा है, हम पूछ रहे हैं कि नर्व जब इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो एक नर्व खींचेगी, स्ट्रेचिंग आएगी, वो कौन सी नर्व है? वो याद रखना, इट इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। अब्डूसेंट नर्व इज द क्रेनियल नर्व व्हिच इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब नर्व पे स्ट्रेच पड़ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कोई बता देगा? एक बंदे को सिर दर्द रहता है बहुत ज्यादा और उसके बाद सीएसएफ पंक्चर करके फाइंडिंग्स मिल गई, फाउंड आउट की दिस को इंटरक्रेनियल प्रेशर सीएसएफ का बढ़ा हुआ है, लेकिन हम एक क्लिनिकल साइंस पूछना चाह रहे हैं, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से कैसे पता चलेगा? इट इज करेक्ट, जिन लोगों ने बता दिया है, मंजीत, प्रिया रानी, सबने बता दिया है, आकाश, की इंटरक्रेनियल इट इज द सिक्स्थ नर्व इनवर्ट। लेटरल आई मूवमेंट, शौर्यम सनी ने काफी दिमाग लगाया और सही बात बताई है कि उस बंदे की लेटरल आई मूवमेंट में दिक्कत आएगी। गुड, लेकिन हम उसको साइन कैसे बताएंगे? उसको कहते हैं, याद रखना, इसको कहेंगे इंटरनल टोसिस और इंटरनल स्क्विंट। तुमने बात सही कही शौर्यम सनी ने कि जब एब्डूसेंट पे स्ट्रेच पड़ रहा है तो हमको अपना दिमाग उधर ही लगाना चाहिए ना। SO4 LR6 लेटरल रेक्टस की नर्व है, एब्डूसेंट नर्व। तो क्या होगा कि उस बंदे में इंटरनल स्क्विंट मिलेगा, यानी कि उसकी आंख जो है नाक की तरफ देखते हुए दिखाई देंगी, यानी कि बोथ द आई प्यूपिल्स विल बी डिविएटेड ऑन द नेजल साइड, उसको कहते हैं इंटरनल स्क्विंट। ठीक है, तो इतनी सी बातें समझ में आ गई, क्लिनिकल पॉइंट सारे बता दिए। इन केस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व नर्व है एब्डूसेंट नर्व। फाइंडिंग क्या मिलेगी? मीडियल स्क्विंट, याद रखो, क्योंकि लेटरल रेक्टस जब पैरालाइज होगी तो भाई मीडियल रेक्टस खींच लेगी, तो फिर मीडियल स्क्विंट हो जाएगा। नहीं, अडक्शन ऑफ आईज कहते हैं मीडियल स्क्विंट को। ठीक है, सो फंक्शंस में है, इट फॉर्म्स कुशन्स अराउंड द सीएनएस, लार्ज ब्लड वेसल सिस्टम्स, पल्सेशन। हाँ, एक और बात है कि अब इसमें ये पल्सेशन कैसे होगा? एंटी ग्रेविटी तो ये भी चलेगा ना सब अरेक्नॉइड स्पेस में। सीएसएफ स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ है, और ड्रेनेज कहाँ होता है? सोचो, सुपीरियर सजाइटल साइनस तक पहुंचाना है। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये सर्व अरेक्नॉइड स्पेस में इसको पुशअप कैसे करा जाएगा सीएसएफ को ऊपर तक? तो उसके लिए याद रखना है कि जो बार बार बोला है कि सब अरेक्नॉइड स्पेस में सेरेब्रल वेसल्स होती हैं, सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज आर पल्सेटाइल। तो पल्सेटाइल चीज हमेशा एक रिगर्जिटेशन फ्लूइड में बना के रखती है। ठीक है, तो याद रखना दैट जो सिस्टर्न्स होते हैं, सेरेब्रल सिस्टर्न्स, इसमें इतनी सारी ब्लड वेसल्स हर सिस्टर्न में बता दी गई हैं। तो बिकॉज ऑफ द पल्सेशंस ऑफ द आर्टरीज, दे एक्चुअली प्रोपेल द CSF in the subarachnoid space. That is a mode of propulsion of CSF in the subarachnoid space. ठीक है, क्योंकि एक और बताएं, इन जितने भी डायग्राम तुमने देखे हैं, हमने ब्रेन का सुप्रोलेटरल सरफेस नहीं दिखाया। सुप्रोलेटरल सरफेस सबसे बड़ा सरफेस होता है, बाहर की तरफ की जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सुप्रोलेटरल सरफेस, वहां पे कोई दिखाई नहीं है, लेकिन वहां तक सबसे ज्यादा सेंसरी मोटर एरियाज वहीं पर हैं। तो वहां तक सीएसएफ कैसे पहुंचाया जाएगा? बिकॉज ऑफ दीज पल्सेशंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक, जो सिस्टम्स वहां पे नहीं दिखे थे, कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो, सिस्टर्ना मैग्ना हो गया, फिर ये ऊपर गए जहां पे ये पीनियल ग्लैंड है, याद रखना, उसी लेवल पे पीनियल ग्लैंड और ग्रेट सेरेब्रल वेन पे सिस्टर्ना एम्बियंस मिलेगा। फिर ये देखो, ये क्या है? ये सेप्टम पेलोसिडम है ग्रीन से, ये कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम के ऊपर भी डायलिटेशन है सबअरेक्नॉइड स्पेस का, एंड दैट इज कॉल्ड सुप्राकैलोसल सिस्टर्न। ठीक है, फिर लेमाइना टर्मिनालिस, दिस इज लाइक एंटीरियर मोस्ट टर्मिनल लेमाइना ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन जब होता है, उसके बाद एंटीरियर लेमाइना कहते हैं। तो लेमाइना टर्मिनालिस के आगे भी सिस्टर्न होता है, दैट्स कॉल्ड सिस्टर्न ऑफ लेमाइना टर्मिनालिस। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक काइज्मा होता है, ऑप्टिक काइज्मा के आगे भी स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीकाइज्मेटिक सिस्टर्न। फिर सिस्टर्न ऑफ लेटरल सल्कस, ये वाला बताया मैंने, ये जो सबअरेक्नॉइड स्पेस में बाहर है, यहाँ पे लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड है, जिसकी वजह से ये अंदर दबाव जाता है। इसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है। ठीक है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज अ कंटेंट ऑफ लेटरल सल्कस। फिर ये है पोस्ट काइज्मेटिक सिस्टर्न, ये देखो पोस्ट काइज्मेटिक सिस्टर्न भी है। फिर इंटरपेडिकुलर सिस्टर्न है, ये सिस्टर्ना पॉन्टिस है, और ये लास्ट वाला भूल मत जाना, लंबर सिस्टर्न है। ये देखो एमआरआई है, तो उसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना तो आई गया अब तक, सिस्टर्ना मैग्ना, ये है एम्बियंस, पॉन्टिस, सब तुमको पता है, इंटरपेडिकुलर हो गया। तो अब एक चीज ये है जो फाइनली ये देख लो चलते चलते, ये तुमको बनाने को आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट, बस सीएसएफ फॉर्मेशन एंड ड्रेनेज का अगर क्वेश्चन आता है, यू विल हैव टू डू द डायग्राम, वो कोरॉइड प्लेक्सस उसका वाला, और यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट। If you like it, share it.
subscribe it.